हेलो स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है हमारा प्रोनाउन का उसको कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले हम अपना जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसको करेंगे। आइए देखते हैं हमारा जो आज का सबसे पहला वर्ड है वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का क्या मीनिंग होता है या कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड जो फ्रेजाइल लिखा हुआ है, फ्रेजाइल का मतलब है ईजिली डिस्ट्रॉयड और थ्रेटन्ड, जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सके, आसानी से तोड़ा जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके, वो कहलाता है। डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल उसके सिनोनिम होंगे। हिंदी में इसको मैं कमजोर कह सकता हूँ, है ना। ऐसा कोई चीज जो बहुत कमजोर है, ब्रिटल है, इसका एक सिनोनिम ब्रिटल भी हो सकता है ना। आप चाहें तो इसमें ऐड कर लेना BRITTLE, ब्रिटल, है ना, इसमें ऐड कर लेना। दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है वो है हमारा इंसुलेट, INSULATE। इंसुलेट का मतलब क्या होता है? बचाव करना, मतलब किसी को बचाना, संरक्षण करना उसका, है ना। तो इसका जो मीनिंग है अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम अनप्लीजेंट इन्फ्लुएंसेस और एक्सपीरियंसेस। किसी को अनप्लीजेंट इन्फ्लुएंसेस मतलब बुरे प्रभावों से, बुरे अनुभवों से बचाना, इंसुलेट करना कहलाएगा। प्रोटेक्ट करना, सेव करना, सेफगार्ड करना, शील्ड करना या सेपरेट करना उसके सिनोनिम होंगे। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है हेगेमनी या हेजिमनी। तो हेजेमनी का मतलब क्या होता है? हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस। अब डोमिनेंस आप चाहे कैसे भी लिखो, तो कंट्रोल बाय वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा ओवर अदर कंट्रीज एटसेट्रा। किसी देश का, किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी अन्य देश, संस्था या व्यक्ति पर आधिपत्य होना, क्या कहना चाहिए, डोमिनेंस होना, हेजेमनी कहलाएगा। डोमिनेशन, इंपेरियम और सुप्रीमेसी उसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट असल में क्या है? स्टैट्यूट है एक रिटन लॉ जो पास किया गया है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब ऐसी संस्था जिसको कानून बनाने का अधिकार है। तो वैसी किसी संस्था के द्वारा पास किया गया कानून क्या कहलाता है? स्टैट्यूट कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? लॉ, डेक्री, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस और एक्ट, ये उसके सिनोनिम होंगे। पांचवा वर्ड है क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी अ टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, है ना, रियल और ट्रू। मतलब भोलापन जिसको हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति में इतना भोलापन है कि वो क्या है, किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, कि वो उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी भी बात को बहुत जल्दी मान लेता है। तो वो जो उसकी आदत है, वो जो उसकी हैबिट है, वो क्रेडुलिटी कहलाएगी, जिसको हम भोलापन कहेंगे। CREDULITY, क्रेडुलिटी। सिनोनिम क्या बनेंगे? गुलिबिलिटी और नेविटी। अच्छा, ये जो क्रेडुलिटी है, इससे जो जिस व्यक्ति में ये क्रेडुलिटी है वो क्रेडुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्रेडुलस। जिस व्यक्ति में ये गुलिबिलिटी है, गुलिबिलिटी मतलब वही क्रेडुलिटी, तो वो क्या कहलाएगा? गुलिबल कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? गुलिबल। या जिस व्यक्ति में ये नेविटी है वो क्या कहलाएगा बेटा? नेव कहलाएगा। मतलब जो व्यक्ति छल कपट से परे है उसके लिए है क्रेडुलस, जिससे बनेगा क्रेडुलिटी, नेव से बनेगा नेविटी और गुलिबल से बनेगा गुलिबिलिटी। ठीक है, चलो। अब इस पर बेस्ड जो हम फिलर्स करते हैं हमेशा, वो ये फिलर्स हैं। आप वैसे ही वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको एक बार अपनी तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अप्रोच कर लिया होगा, इसको सॉल्व किया होगा। मैं फटाफट बता देता हूं। यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स हैव लॉन्ग डिबेटेड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डैश ऑफ अमेरिकन पॉपुलर कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने लंबे समय तक डिबेट की इस बात पर कि जो प्रभाव हैं, किसके प्रभाव? किसी चीज के, कि अमेरिकन कल्चर जो है उनके जो प्रभाव है उनका क्या परिणाम। या मैं एक प्रकार से इसको कह सकता हूं, यहां पर जो हमने एक वर्ड यूज किया है, किसको? हेजेमनी को। कि अमेरिकन जो कल्चर है उसकी जो हेजेमनी है, मतलब उसका जो आधिपत्य है दुनिया भर में, वो क्या कर रहा है? उसके प्रभाव पर डिस्कस किया है। किसने? यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स ने। तो कंसिक्वेंस ऑफ द हेजेमनी, यहाँ क्या आएगा? हेजेमनी ऑफ
अमेरिकन पॉपुलर कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड, लिविंग इन द कंट्री साइड टेंड्स टू डैश अस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कि कंट्री साइड में रहना, कंट्री साइड में रहना मतलब जैसे हम गांव में रहते हैं, जो शहर से दूर है एरिया, तो कंट्री साइड में रहना हमको क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंसुलेट करता है। इंसुलेट करता है मतलब बचाता है। जैसे जब कोरोना आया तो सब कहाँ भागे, गांव भागे। गांव क्यों भागे कि भाई शहरों में तो यहाँ कोरोना फैल रहा है, तो गांव में जाके हमको बचत मिली, वहीं हम बच पाए। तो वो इंसुलेट करना, इंसुलेट करना मतलब किसी चीज से बचाना किसी को। द डैश इकोनॉमीज ऑफ सेवरल सदर अफ्रीकन नेशंस वुड बी इररिपेरेबली डैमेज्ड। कि जो इकोनॉमीज हैं किसकी, साउथ अफ्रीकन जो देश हैं उनकी, उनको इररिपेरेबली मतलब ऐसा डैमेज किया गया है कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। रिपेयरेबल मतलब होगा जिसको डैमेज रिपेयर किया जा सकता है, इररिपेरेबल मतलब जिसको डैमेज नहीं किया जा सकता, सॉरी जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो रिपेयरेबल का मतलब होगा जिसको डैमेज से बचाया जा सके, सुधारा जा सके दोबारा, और इररिपेरेबल का मतलब होगा जिसको ना बचाया जा सके, ना सुधारा जा सके। तो कैसी इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमीज को कैसे, कमजोर उनकी इकोनॉमीज थी और उसको ऐसे डैमेज किया है कि उसको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो कैसा हो जाएगा बेटा, द क्रेडुलस, सॉरी यहां पर देखो हमारे पास वर्ड है यहां पर फ्रेजाइल, सॉरी, तो द फ्रेजाइल इकोनॉमीज, फ्रेजाइल मतलब ऐसी इकोनॉमीज जो क्या थी, कमजोर थी, और उनको ऐसे डैमेज कर दिया है कि अब वो रिपेयर दोबारा नहीं हो सकती या सुधारी नहीं जा सकती। अगला, इट स्ट्रेन्ड डैश टू बिलीव दैट अ न्यूक्लियर वॉर वुड नॉट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेनेट। कि इट स्ट्रेन्ड, इसने किसी, स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, किसी चीज को स्ट्रेस करना। तो इस इट स्ट्रेन्ड कि उस कोई बात है जो वो कह रहा है कि इट स्ट्रेन्ड टू बिलीव कि कोई न्यूक्लियर वॉर है वो दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा या प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यार न्यूक्लियर वॉर हो भी गया ना, दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपको लगेगा सर कैसी बात कर रहे हो आप। तो इट स्ट्रेन्ड क्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी मतलब कि ये आप बात कर रहे हो कि भाई ये भोलेपन वाली बात हो गई ये, तो कि आप जो कह रहे हो कि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा भी तो उससे दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा भाई, तो ये बात कैसी हो गई, क्रेडुलिटी वाली। क्रेडुलिटी वाली मतलब ऐसी बात जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, या कर भी रहे हो आप तो आप क्या हो गए, बहुत भोले हो गए आप। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, क्रेडुलिटी। पांचवा, द बिल कुड रीच द डैश बुक बाय द समर इफ इट अट्रैक्ट्स द सपोर्ट ऑफ द होम ऑफिस मिनिस्टर्स। ये जो बिल है ये पहुंच सकता है किसी बुक तक, किस बुक तक वो देखना है, यदि वो अट्रैक्ट करता है, कौन अट्रैक्ट करता है, ये बिल अट्रैक्ट करता है सपोर्ट, किसका सपोर्ट, होम ऑफिस मिनिस्टर्स का। मतलब ये हमने जो यहां पर पढ़ा हुआ है ना स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूट का मतलब होता है जो जिसको हम लेजिस्लेटिवली, बेसिकली जो जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो जब कानून बनाते हैं तो हम इसको बनाना क्या कहते हैं, स्टैट्यूट करना। तो भाई वो स्टैट्यूट बुक तक पहुंच जाएगी ना, कि अगर ये जो मिनिस्टर्स हैं होम ऑफिस के, अगर इनकी सहमति बन गई, इनका अट्रैक्शन उस तरफ आ गया, ध्यान उस तरफ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगी, तो द बिल कुड रीच द स्टैट्यूट बुक। तो स्टैट्यूट बुक तक पहुंच जाएगा भाई बिल, अगर उनका ध्यान चला गया तो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, हमारा जो प्रोनाउन वाला पार्ट पढ़ रहे थे हम, कि बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड, बोथ के साथ एंड का यूज होना चाहिए, एंड नॉट बाय एज वेल एज, मतलब बोथ के साथ एंड का यूज होना चाहिए, ना कि एज वेल एज का। ये बात हम समझेंगे, बोथ के साथ किसका यूज होना चाहिए, एंड का, ना कि एज वेल एज का। और नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड, नेगेटिव को अवॉइड किया जाना चाहिए विद बोथ, बोथ के साथ नेगेटिव का यूज नहीं होना चाहिए। पहली बात, बोथ के साथ क्या यूज होना चाहिए, एंड, ना कि एज वेल एज। दूसरा, बोथ के साथ नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए। देखिए कैसे लिखा है, बोथ शी
एज वेल एज आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, कि उसने और मैंने डिसाइड किया है कि हम अगले साल शादी कर लेंगे। तो बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। अच्छा, किसी को लगेगा सर क्यों लगाएंगे एंड, तो उसका रीजन है कि अगर हम एज वेल एज लगाएंगे तो जो वर्ब होगा या जो पॉजेसिव होगा वो किसके अनुसार होगा, शी के अनुसार, मतलब वो सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन बोथ का मतलब तो दोनों होता है, तो बोथ के अनुसार वर्ब प्लूरल आएगा और शी के अनुसार वर्ब सिंगुलर आएगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसी से बचने के लिए यहां पर एज वेल एज नहीं आता, क्या आता है, एंड आता है। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग इन दैट पार्टी, कि हम दोनों में से कोई पार्टी में नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा कि बोथ के साथ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहां से नॉट हटा दूंगा तो सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव था। आपने कैसा बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई, आपने सेंटेंस का फॉर्मेशन ही चेंज कर दिया। तो ऐसे नहीं बनेगा। अब बोथ के साथ नेगेटिव भी यूज नहीं करना है, नॉट भी नहीं हटा सकते, तो फिर कैसे बनेगा वही सेंटेंस, ऐसे बनेगा कि नीदर ऑफ अस। अभी हमने पीछे ही सीखा है कि जब दो में नेगेटिव बनाना होता है हम तो किसका यूज करते हैं, नीदर का। तो नीदर ऑफ अस, यहां पर वर्ब लगाना इज, नीदर ऑफ अस इज गोइंग इन द पार्टी। देखो सिखाया मैंने आपको कि दो में नेगेटिव हो तो क्या लगाओगे, नीदर, और नीदर के साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। वर्ब वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो नीदर के साथ वर्ब कैसा आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा। ठीक है, अगला रूल, ये हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए यहां पर ऐड कर रखा है मैंने, थोड़ा इसको समझते हैं। हु जो है वो किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। और whom जो है वो whom किसकी तरह काम करता है, तो whom काम करता है ऑब्जेक्ट की तरह। छोटी छोटी बातें इनके बारे में याद रखनी है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद एक वर्ब होगा, इसका ऑब्वियस है। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद होगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं एक वर्ब के लिए ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वर्ब के तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इतने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक वर्ब के, ढेर सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका एक अपना सेपरेट वर्ब होना चाहिए। फिर से सुनना, अगर हु एक सब्जेक्ट है तो उसका एक अपना वर्ब होगा, हाँ होगा। लेकिन जो हुम है वो किसी और के साथ भी, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी अपना वर्ब शेयर कर सकता है। इसका अपना अकेला सेपरेट वर्ब होगा, जबकि ये किसी और के साथ भी वर्ब शेयर कर सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाए मैंने कि रोहित टॉट रेहाना, रोहित ने पढ़ाया रेहाना को। तो मैंने पहला इंटेरोगेटिव बनाया, हु टॉट रेहाना। तो ये जो आपने हु यूज किया है ये किसके लिए किया है, रोहित के लिए। रोहित क्या था, सब्जेक्ट, तो हमने यहां पर हु किसकी तरह यूज किया है, सब्जेक्ट की तरह। जबकि मैंने इसको कैसा लिखा है, टू होम टॉट रोहित, कि रोहित ने किसको पढ़ाया। तो आपने जो यहां पर होम यूज किया है ये किसकी जगह यूज किया, रेहाना की जगह। रेहाना ऑब्जेक्ट था तो होम क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। एक बात जो आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने पीछे सिखाई भी है, फिर बता रहा हूं मैं। हमने ये सीखा है कि अगर कोई प्रेपोजिशन है, क्या है, कोई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आप प्रोनाउन लिखोगे तो प्रोनाउन कैसा यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो भाई हु और हुम भी तो प्रोनाउन ही है ना। तो यहां जैसे हमने टू यूज किया है तो टू के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस, और हु का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, हुम बनता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें हम थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। तो अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पर हु का यूज सही हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, तो हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि एक तो हम सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की है। देखो बच्चे क्या करते हैं, उसका, इसका, जो, वो, ये करते रहते हैं, ये सब फालतू के काम नहीं करने, तुक्के वाला कोई काम नहीं, प्रैक्टिकल करना है। तो एक तो तरीका है कि मीनिंग निकाल लो आप। दूसरा तरीका सबसे अच्छा क्या है कि आप वर्ब ढूंढो। ये पहला वर्ब है इज स्टैंडिंग, और दूसरा वर्ब है इज माई ब्रदर। तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया, सॉरी पहला वर्ब हो गया, ये दूसरा वर्ब हो गया। तो दो वर्ब हैं तो उनके सब्जेक्ट भी होंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। तो देखो ये जो इज स्टैंडिंग है इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, हु,
और इज माई ब्रदर, इस इज का सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। तो सेंटेंस कैसा है? द बॉय इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो एग्जामिनर क्या करता है, एक ही सेंटेंस को ब्रेक करता है और उस सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस डाल देता है और फिर हमको कंफ्यूज करता है, कहीं यहाँ हु की जगह हुम लिखेगा, कहीं कुछ और लिखेगा। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ हु क्यों यूज किया है, क्योंकि ये वर्ब था, तो वर्ब के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट वहां पर हु होता है, ना कि हुम होता है। ठीक है। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी? तो देखो, किसी ने कही है तुमसे ये स्टोरी, तो जिसने कही है वो तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट कौन होता है? हु होता है। बात खत्म हो गई। वैसे भी टोल्ड के लिए हमको, ये वर्ब है टोल्ड, इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हु हमारा। फिर अगला, ये बिल्कुल आसान है, यहाँ प्रेपोजिशन फॉर है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव ही आना है। ये भी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन, इसके बाद प्रोनाउन किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अगला, आई विल मैरी विद द गर्ल होम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स चूज फॉर मी, कि मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा जिसको मेरे पेरेंट्स चूज करेंगे। अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ हु सही लिखा है कि हुम आना चाहिए, कि हुम ही सही है कि हु आना चाहिए। तो हम देखते हैं, एक वर्ब क्या है हमारा? विल मैरी। अब दूसरा हमारा क्या है? वर्ब चूज। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, क्या हमको कोई तीसरा दिख रहा है यहाँ पर वर्ब? तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है सर। तो इसका जो विल मैरी है, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। चूज का सब्जेक्ट कौन हो गया? माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चूज करेंगे भाई मेरे लिए। अगर मैं यहां पर हु लिखना चाहूं, मान लो मैं ये चाहूं कि इसको हु बना दूं, तो अगर मैं इसको हु बना दूंगा तो इसके लिए कहीं मेरे पास वर्ब अवेलेबल है क्या तीसरा? क्योंकि हु अगर आएगा तो हु सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, और तीसरा वर्ब यहां पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो हम यहां पर क्या रखेंगे? सिर्फ हुम रखेंगे। क्योंकि हुम एक ऐसा कह सकते हैं हम चीज है जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। मल्टीपल, एक ही वर्ब के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हुम भी एक ऑब्जेक्ट है, तो वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है वर्ब। लेकिन अगर हु आएगा तो हु का अपना वर्ब होना चाहिए, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगला, ही इज वेरी ओबीडियंट बॉय फॉर हुम फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं कि हु हुम आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हु का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? हुम। ये हमारा हुम और हु और हुम का बेसिक था, है ना। अब ये वाला थोड़े सेंटेंस बनाए हैं मैंने, आप चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, इसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, पॉज करो और अपने हिसाब से ट्राई करो उसको। ये CDS टाइप में जो मैंने लिखा है, इसको आप CGL टाइप भी समझ सकते हो, है ना। CDS का एग्जाम UPSC कराता है, ये उस लेवल का क्वेश्चन है हालांकि, पर SSC भी यूज करता है इनको, कंसेप्ट को। देखो, अ लेडी केम इन द हॉस्पिटल विद अ बेबी इन हर हैंड्स whom she said had swallowed a metal pin। अब इसमें एरर ढूंढना है, तो अगर हमको एरर ढूंढना है हु और हुम का, तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया, पहले वर्ब ढूंढो। तो पहला वर्ब केम, अब ढूंढते चलो, हॉस्पिटल नहीं है, विद नहीं है, बेबी नहीं है, इन हर हैंड्स नहीं है, हुम नहीं है, शी नहीं है, सैड है। ये वर्ब नंबर 2 हो गया। तीसरा वर्ब कौन है? तो हैड स्वेलोड है, वर्ब नंबर तीसरा हो गया। अच्छा, 3 वर्ब हैं तो इनके 3 सब्जेक्ट होंगे, तो केम का सब्जेक्ट कौन बन गया? अ लेडी। अ लेडी केम इन द हॉस्पिटल, कि एक महिला आई हॉस्पिटल में, विद अ बेबी इन हर हैंड, अपने हाथ में बच्चा लेकर। whom she said, अब said जो है इसका क्या बन गया सब्जेक्ट? she। अब ये कह रही है कि उसने कहा कि उसने मतलब इस बच्चे ने, जो बच्चा लेकर आई है, उस बच्चे ने क्या कर लिया? निगल लिया है। स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, तो उसने निगल लिया है। क्या निगल लिया है? एक मेटल पिन निगल लिया है। तो ये जो निगलना है, यह हेड स्वेलोड है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा हमको, तो क्योंकि भाई अलेडी तो हो गया इंगेज, तो अलेडी केम इन द हॉस्पिटल विद अ बेबी इन हर हैंड्स, ये तो पूरा सेंटेंस ही हो गया। तो बेसिकली जो होम है, जिसको आपने ऑब्जेक्ट में यूज किया है, ये अगर हु हो जाए तो सेंटेंस कैसा बनेगा? हु हैड स्वेलोड, कि वो जिस बच्चे को लेके आई थी उसने स्वेलो कर लिया है, निगल लिया है। क्या? मेटल पिन। तो किसने निगल लिया? इसने निगल लिया है। तो इस वर्ब के लिए क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट हु बनेगा, ना कि हुम। अगला,
द महात्मा गांधी वॉज द मैन whom we admire most, won freedom for India single handedly। अब फिर वही हु और whom वाला अगर ढूंढना है तो ये वर्ब फर्स्ट है, फिर वर्ब हमने मान लिया सेकंड एडमायर, फिर थर्ड हमने मान लिया वॉन, है ना, 3 वर्ब हो गए। अब इस अगर वॉज को देखूं तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, महात्मा गांधी। तब महात्मा गांधी वॉज द मैन, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, महात्मा गांधी। अच्छा, एडमायर का सब्जेक्ट कहाँ है, एडमायर करना, तो ये हो गया इसका वी सब्जेक्ट हो गया, वी एडमायर, हम एडमायर करते हैं, मोस्ट उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। वॉन फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम जीता है। किसने फ्रीडम जीता है, कि जिसको हम एडमायर करते हैं। तो इनके लिए जो आपने यहाँ पर होम यूज किया है, ये होम तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और हमको इस वर्ब का जो वॉन वर्ब है उसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट हु होगा ना कि होम। तो कैसा हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं इसका भावार्थ समझाऊं आपको या फुल मीनिंग समझाऊं तो इसका मतलब है ये 3 सेंटेंस हैं एक साथ जिनको हमने एक बना रखा है। कैसे, देखो इस वाले में द महात्मा गांधी वॉज द मैन, एक सेंटेंस, वी एडमायर मोस्ट दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस बनेगा हु वॉन फ्रीडम फॉर इंडिया सिंगल हैंडेडली। ऐसे ही इसमें अ लेडी केम इन द हॉस्पिटल विद अ बेबी इन हर हैंड्स, एक सेंटेंस, शी सेड दूसरा सेंटेंस, हु हैड स्वेलोड अ मेटल पेन तीसरा सेंटेंस। ठीक है, चलो अब विच और दैट के बारे में जरा समझ लेते हैं, फिर चैप्टर क्लोज करेंगे। विच का यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग में, एनिमल्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस में। जब भी आप चॉइस बनाओगे, चाहे वो चॉइस लिविंग के लिए हो चाहे वो चॉइस नॉन लिविंग के लिए हो, अगर चॉइस है तो आपको हमेशा किसका यूज करना है, विच का, चॉइस में। जबकि दैट का यूज कहाँ होगा, तो दैट का यूज नॉन लिविंग में होगा, एनिमल्स में होगा। पर अगर किसी सेंटेंस में द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ये फ्यू लिखा हुआ है ना, किसी सेंटेंस में द सेम आ जाए, द लिटिल आ जाए, द फ्यू आ जाए, है ना, एनी आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, अगर इनमें से कुछ आता है, किसमें से, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, एनी, सुपरलेटिव डिग्री, या फिर मैं कहूं ऑल, अगर इनमें से कुछ आता है तो फिर हम वहां पर क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और दैट और विच बेसिकली दोनों किसके लिए यूज होते हैं, नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए। और दोनों में अंतर क्या है कि ये चॉइस में आता है, जबकि दैट कहाँ आता है, इन वर्ड्स के साथ आता है। ये हमको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं छोटी सी हम। तो विच ऑफ दीज गर्ल्स, 3 गर्ल्स इज द बेस्ट डांसर। अब हमने यहां पर क्या लिखा है, लड़कियों के लिए लिखा है भाई, लेकिन लड़कियों के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, विच लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं मैं लड़कियों के लिए विच, इसलिए क्योंकि मैं पूछ रहा हूं कि इन 3 लड़कियों में से कौन है बेस्ट डांसर। ये तो चॉइस हो गई, और चॉइस के लिए क्या आता है, विच आता है चॉइस के लिए। दूसरा, शी इज द सेम गर्ल दैट मेट मी लास्ट नाइट। अब हमको लगता है कि सर गर्ल के लिए बनाना है तो हु आना चाहिए, कि हु मेट मी लास्ट नाइट, क्योंकि भाई लिविंग के लिए हु हुम आता है, नॉन लिविंग के लिए क्या आ जाता है, विच और दैट। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो गर्ल के लिए हु आना चाहिए था, लेकिन हमने यहां क्या यूज किया, द सेम। अभी पिछली साइड में बताया मैंने आपको कि द सेम के साथ क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट, तो यहां क्या आएगा, दैट। ऐसे ही विच इज बेटर ऑफ अस, सॉरी विच इज बेटर ऑफ, विच इज बेटर ऑफ, यहां पर लिख देता हूं मैं, विच इज बेटर ऑफ दीज 2 बुक्स। अब जैसे 2 बुक्स हैं तो मैं पूछ रहा हूं किसमें से बेटर कौन सी है भाई, तो आप चॉइस की बात कर रहे हो, तो चॉइस की बात कर रहे हो इसलिए आप फिर किसका यूज करोगे, विच का, ना कि किसी और कहना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। द बेस्ट थिंग, तो यहां पर क्या यूज कर लिया आपने, सुपरलेटिव, गुड, बेटर और बेस्ट, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, दैट। तो देखो यहां पर क्या लगाया है, दैट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, हु और हुम का यूज कहां आएगा, लिविंग नाउन के लिए, बेसिकली ह्यूमन बीइंग के लिए। विच और दैट का कहां आएगा, नॉन लिविंग के लिए। विच का आएगा चॉइस में, और दैट का इन वर्ड्स के साथ स्पेशली। ये उसकी एक्सरसाइज हुई, और यहां पर हमारा प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।